तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्लासिफिकेशन कैसा है सॉलिड्स का। दो तरीके के सॉलिड हमने देखे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। उसके बाद हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके के होते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन देखा था। आयनिक सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो आयंस होते हैं। सॉल्यूशन फेज में वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। मोबाइल आयंस नहीं होते हैं, मूव नहीं कर सकते। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ब्रिटलनेस होती है इनके अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मेटल एटम होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और साथ साथ हमने पढ़ा था कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी होती है। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा था। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर 3 तरीके के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। और लास्ट में हमने पढ़ा था कोवेलेंट या 3D नेटवर्क सॉलिड, जिसमें 2 तरीके के 3D नेटवर्क सॉलिड हमने पढ़े थे, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर की बात की थी कि ये हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लीपरी होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट यूज होता है एज अ वेरी गुड लुब्रिकेंट, क्योंकि सॉफ्ट स्लीपरी है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, एंड दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। अब आज की क्लास में हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं? आज की क्लास में हमें पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कितने टाइप की यूनिट सेल होती है, और किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लैटिस से। देखिए, आप किसी सॉलिड को आपने लिया, माइक्रोस्कोप लगाया और एग्जामिन किया, वहां पे जो आपके सॉलिड्स के अंदर जो पैटर्न दिखा, उसी पैटर्न को आप क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल वगैरह बोलते हो। जैसे हमने देखा कि किसी जगह पर सॉलिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको एक क्यूब देखने को मिलेगा। ये 4 मॉलिक्यूल नीचे, 4 एटम नीचे, हार्ड स्फीयर इनको इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ आपको क्यूब दिखा और आपने बोला कि ये क्यूबिक फॉर्म में है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कुछ एटम इस तरीके से आपको दिख रहे हैं कि वो क्लोजली पैक्ड होंगे। माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा पैटर्न मिला। आपने क्या किया, इनको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किया और एक जो हाइपोथेटिकल बाउंड्री क्रिएट करी, उससे जो ज्योमेट्री आपको मिलती है उसी को आप क्या बोल देते हो, क्रिस्टल लैटिस। एक एग्जांपल और देखते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, हमने उनको ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने पे एक हेक्सागन मिला। और हमने बोल दिया कि ये जो यूनिट सेल है, ये क्रिस्टल लैटिस जो है वो हेक्सागोनल है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस को हम डिफाइन क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो जितने भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो है उनका जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और एक पॉइंट यहां पे हम और मेंशन करेंगे, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस is known as lattice point और लैटिस साइट। तो क्रिस्टल लैटिस में जितने भी पॉइंट हैं जो एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट। ठीक है, तो जो आप किसी कंपाउंड को देख रहे हो, किसी सॉलिड को देख रहे हो, तो उसका जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब बात आती है यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या है, आप ऐसे समझो कि जिस रूम में आप बैठे हुए हो वो एक क्रिस्टल लैटिस है, और उसमें जो ब्रिक्स लगी हुई हैं, जो ईंटें लगी हुई हैं, वो उसकी यूनिट सेल है।
यूनिट सेल को, ईंटों को जब आप 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, यानी कि लेंथ के अलोंग, विड्थ के अलोंग और हाइट के अलोंग जब आप उसको रिपीट करते हो तो पूरा का पूरा लैटिस यानी कि आपका रूम जो है वो जनरेट होता है। तो वैसे ही यूनिट सेल जो होगी वो क्या होगी, यूनिट सेल को हम डिफाइन करेंगे, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट portion of a crystal lattice which when repeated in 3 dimensions generates entire lattice। तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का। जैसे आपका रूम है उसका जो यूनिट सेल है वो ब्रिक है, वैसे ही किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको आप 3 डायमेंशन में जब रिपीट करते हो तो पूरी की पूरी लैटिस जनरेट होती है, उसको आप यूनिट सेल बोलते हो। जैसे ये अगर आप इसको यूनिट सेल मान के चल रहे हो तो इसको जब आप इस डायरेक्शन में रिपीट करोगे, ठीक है, ऐसे ही ऊपर की साइड में इसको रिपीट करोगे तो क्या होगा, राइट में, लेफ्ट में, बैक साइड में, फ्रंट साइड में, अपर साइड में, लोअर साइड में रिपीट करोगे तो एक स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो यूनिट सेल है और जिसको रिपीट कर दो 3 डायमेंशन में उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या है। अब यूनिट सेल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अभी टाइप से पहले हम ये देखेंगे किसी क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कैसे करेंगे, या डिफाइन हम ये समझें कि उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कैसे उनको समझा जाए, इस चीज पे फोकस करें। तो मान लीजिए एक क्यूबिकल यूनिट सेल है हमारे पास, क्यूब के फॉर्म में एक यूनिट सेल है, आप अपने रूम को देखिए, आपको आइडिया लगेगा। आपके रूम में 3 एजेस हैं, लेंथ आमने सामने की इक्वल होंगी, विड्थ आमने सामने की इक्वल होगी और हाइट आमने सामने की इक्वल होगी, ठीक है। तो 3 एजेस हैं, एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट। तो अभी क्या है, यहां पर भी 3 चीजें, एक कोई भी यूनिट सेल के 3 पैरामीटर्स होते हैं स्टार्टिंग के, ए, बी और सी, जिनको हम उनकी एजेस बोलते हैं। और इन एजेस के बीच में एंगल होते हैं, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा होता है, सी और ए के बीच का एंगल बीटा होता है और ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है, गामा होता है। तो किसी भी यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से, 3 एजेस एंड 3 बॉन्ड एंगल। तो क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने टाइप की यूनिट सेल हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, तो एक तो होती है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, व्हेन एटम्स, एटम्स बोल रहा हूं, आयन और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। और सेंटर्ड क्या होंगे, सेकंड होगा, ये फर्स्ट हो गया प्रिमिटिव, सेकंड हो गया सेंटर्ड। व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट अदर प्लेसेस along with corners। कॉर्नर के साथ साथ कहीं और पर भी होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेंटर्ड बोलेंगे। ये फर्दर 3 तरीके के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड,
फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। कोई भी किसी भी टाइप की यूनिट सेल है, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया क्यूबिक यूनिट सेल का। अब इस यूनिट सेल में एटम जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ध्यान से देखिएगा। एटम्स कहां पर प्रेजेंट है? केवल कॉर्नर पर। भले ही आपको इनके बीच में कोई गैप दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल में कोई गैप नहीं होता है। सारे एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से टच होते हैं। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्पेस हमें दिख रहा है। तो जब एटम केवल कॉर्नर पर होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। और कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? सेंटर्ड बोलेंगे। अब जैसे आप एक अपने रूम को देखिए, आप अपने रूम में देखिए, आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे, ठीक है। रूम के अपर साइड में 8 कॉर्नर होंगे और नीचे साइड में, सॉरी, ऊपर साइड में 4 कॉर्नर्स होंगे और नीचे साइड में भी 4 कॉर्नर्स हैं। तो एटम खाली उन कॉर्नर पे अगर जा रहा है, केवल उन कॉर्नर पे मौजूद है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन कॉर्नर के साथ साथ, बेटा कॉर्नर पे तो हमेशा रहने वाले हैं, कॉर्नर से कभी एटम नहीं हटेंगे, क्योंकि कॉर्नर को ही आप ऐड करके हाइपोथेटिकली आप लैटिस जनरेट करते हो। तो कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी हैं, जैसे बॉडी के सेंटर में आ गए तो बॉडी सेंटर्ड, फेसेस पर चले गए तो फेस सेंटर्ड, एंड में चले गए तो एंड सेंटर्ड। उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो केवल जब कॉर्नर पे मौजूद है तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके साथ साथ हम क्या बात करते हैं? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, उसको बाद में बात करेंगे। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड क्या है? तो देखिए, जब एटम कॉर्नर पे तो हमेशा रहने वाले हैं, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे। इसके अलावा अगर ये भाई बॉडी सेंटर, सॉरी, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, ये ए वाला है, बी वाला भी देख रहे हैं। तो जैसे आपका रूम है, रूम में कॉर्नर के साथ साथ बिल्कुल मिड में, सेंटर पे रूम के एक एटम आ जाए तो उसको क्या बोलोगे? बॉडी सेंटर्ड। अब अगर कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पर चला जाता है, आप फेस इमेजिन, वॉल देखिए अपने रूम की, रूफ देखिए, ठीक है, नीचे बॉटम पे देखिए, अगर उन फेसेस पर, 6 फेसेस हैं आपके पास, अगर उन फेसेस पर भी एटम चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड बोलेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करें भाई? कॉर्नर पे तो रहेंगे और फेसेस पर, तो देखो ये ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाले फेस के मिड में एक एटम है, ये नीचे वाला फेस है, यहाँ पे एक एटम है, ऐसे ये लेफ्ट वाला फेस है, यहाँ पे एक एटम है मिड में, ये राइट वाला फेस है, यहाँ पे, ये फ्रंट वाला फेस है, फ्रंट वाले फेस पर होगा, और ये बैक वाला फेस है, बैक वाले फेस पर। तो फेसेस पर भी एटम चले जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड। और सी ऑप्शन एंड सेंटर्ड। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके रूम में केवल कॉर्नर पे एटम है तो वो प्रिमिटिव है, कॉर्नर के साथ साथ कहीं और है तो वो सेंटर्ड है। अब कहीं और का मतलब क्या हो गया? या तो बॉडी सेंटर में होंगे, बॉडी के सेंटर में आ जाएंगे, पूरे रूम के बिल्कुल सेंटर में एक एटम, तो उसको हम बॉडी सेंटर बोलेंगे। जो वॉल है उस पर चले गए, फेसेस पर चले गए तो उसको हम फेस सेंटर्ड बोलेंगे। और सारे फेसेस में से केवल एक पेयर ऑफ फेसेस, मान लीजिए ऊपर और नीचे को वो सिलेक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंड सेंटर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है कि मेनली कितने टाइप की होती हैं यूनिट सेल, उनकी हम बात कर रहे हैं। या तो प्रिमिटिव होंगे और या तो सेंटर्ड होंगे। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। यहां पे इसी के साथ एक एडिशनल टॉपिक है, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव की। तो प्रिमिटिव में क्या होगा बेटा? अब देखिए, जो कॉर्नर पे जो एटम होगा, आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन यूज करना होगा। एक कॉर्नर वाला एटम जो होगा ये 8 और यूनिट सेल में जाएगा।
मतलब अगर ये एटम है तो भाई ये 2 यूनिट सेल होंगे, इसके पीछे साइड में 2 यूनिट सेल होंगे, उसका भी तो एक कॉर्नर होगा, ठीक है। और ऊपर जो 4 यूनिट सेल बनाई जा सकती हैं भाई ये तो ऊपर वाली हो जाएंगी। आप ऐसे समझो, आप अपने रूम के कॉर्नर को इमेजिन करिए कि वो जो कॉर्नर है वहां पे 4 यूनिट सेल है, ठीक है। एक इधर हो गई, एक इस साइड में हो गई, 2 इधर साइड में हो गई, और जस्ट उसके ऊपर भी 4 है। तो एक एटम जो है वो 4 ऊपर और 4 नीचे यूनिट सेल में, या आपके रूम का जो कॉर्नर होगा वो और कितने रूम का कॉर्नर हो सकता है। तो ये अगर आपके रूम का कॉर्नर है, ठीक है, तो मान लीजिए यहां से रूम स्टार्ट हो रहा है, दिस वन, तो ये बगल वाले में भी होगा, इधर वाले में भी होगा, इधर वाले में भी होगा, तो 4 तो नीचे हो गए, और बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर 4 और हो सकते हैं। तो एक एटम जो है वो 8 और यूनिट सेल में जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो 1/8 पोर्शन, एक एटम है तो कॉर्नर पे, लेकिन उसका केवल 1/8 पोर्शन आ रहा है। और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर। तो कितना हो जाएगा? 1 एटम। ऐसे ही बॉडी सेंटर की बात करें, कॉर्नर पे हमेशा रहने वाले हैं एटम, हटेंगे नहीं, और उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी आ जाएगा। तो कॉर्नर से आता है 1/8 इंटू 8, और बॉडी सेंटर पे जो होगा, जो आपके रूम के बिल्कुल सेंटर में होगा, जो कॉर्नर पे वो तो 1/8 में जा रहा है, क्योंकि कॉर्नर कॉमन है 8 यूनिट सेल के लिए, लेकिन जो सेंटर के एटम है वो इंटायरली पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल में आ रहा है। तो यानी कि 1 कितना आ जाएगा? 2 एटम, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जब एटम केवल कॉर्नर पे होंगे और सेंटर, जब कॉर्नर के साथ साथ कहीं और एटम आ जाए उसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल के अंदर बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ पे एटम हो सकता है, उसी में हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर की। तो कॉर्नर पे बेटा हमेशा रहने वाला एटम, कॉर्नर से एटम कभी नहीं हटेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉर्नर के एटम को ही आप स्ट्रेट लाइन में मिलाते हैं। तो कॉर्नर्स के साथ साथ इन कॉर्नर का एटम है और उसके साथ बॉडी के सेंटर में भी आता है, ठीक है। कॉर्नर वाले एटम सॉलिड में आप जानते हो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? टच कर रहे होते हैं, सॉलिड्स के अंदर क्लोज पैकिंग में होते हैं। तो इस एटम को, मतलब ये एटम जो है इसको ऊपर से 4 और एटम टच कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले जो एटम है वो भी इसको टच कर रहे होंगे। आप ऐसे इसको समझो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि आपका रूम है, रूम में आप ऊपर साइड में देखिए 4 कॉर्नर दिख रहे होंगे और नीचे साइड में भी आपको 4 कॉर्नर दिख रहे होंगे। तो एटम जब केवल कॉर्नर पे है तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ कहीं और आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटर्ड बोलेंगे। अब कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में एक एटम आ जाता है, बिल्कुल रूम के आपके मिड में एक एटम आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर बोलेंगे। शायद आपको बात क्लियर हो रही होगी। दूसरी, नाम में सब कुछ छिपा होता है, फेस सेंटर। कॉर्नर पे तो एटम हमेशा रहने वाले हैं, कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पर आ जाए। ऐसे समझो आप इसको कि आपके रूम में 8 कॉर्नर है, उन कॉर्नर पे भी एटम हो और उसके साथ साथ आपको 6 वॉल्स दिख रही होंगी, ठीक है। 6 फेसेस दिख रहे होंगे रूम के, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, अपर, लोअर, ठीक है। तो 6 फेसेस पर भी मिड में एकदम एटम आ जाए, मतलब ये जो फेस है इन फेसेस पर भी एटम आ जाए। जैसे ये राइट वाला फेस है, राइट वाले फेस पे एक एटम आ जाए, लेफ्ट वाले पे एक आ जाए, एक ऊपर वाले पे आ जाए, एक नीचे वाले पे आ जाए। दिस इज द फ्रंट फेस, फ्रंट फेस पर एक एटम हो, ये बैक फेस है, इस बैक फेस पर भी एटम है, उसको क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड बोलेंगे। और सी एंड सेंटर्ड, इसमें क्या होगा? इसमें कॉर्नर पे मैंने बोला हमेशा एटम रहने वाले हैं, कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे। ये जो फेसेस हैं इसमें से किसी एक सेट पर, मान लीजिए ऊपर और नीचे, केवल एक सेट ऑफ फेस पर ही एटम हो तो उसको क्या बोलेंगे? एंड सेंटर्ड। अब इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपका रूम है, रूम के 8 कॉर्नर्स हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, केवल उन कॉर्नर पे है तो प्रिमिटिव, कॉर्नर के अलावा कहीं और है तो सेंटर। ये बात समझ में आई? अब कॉर्नर के अलावा कहीं कहाँ देखे गए हैं एटम?
जब एक होगा बिल्कुल रूम के सेंटर में आ जाए, बॉडी सेंटर, ठीक है। उसके अलावा सारे फेसेस पर चला जाए तो फेस सेंटर, और अगर जितने भी फेसेस हैं उनमें से किसी एक पेयर पर ही हो, मान लीजिए ऊपर और नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, एंड सेंटर। तो बताओ ये बात क्लियर हुई है? इसका देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल को डिस्कस कर लेते हैं। किसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं? तो यूनिट सेल अभी तक जो आपने पढ़ा दो तरीके की, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रल यूनिट सेल। तो अगर हम फर्स्ट में बात करें प्रिमिटिव नंबर ऑफ एटम डिस्कस करें, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहाँ होंगे? केवल कॉर्नर, ठीक है। अभी जो कॉर्नर वाला एटम है ये कितनी और यूनिट सेल में जाएगा ये आपको तो देखिए, एक तो इस यूनिट सेल में रहेगा, एक अगर इसके बगल में यूनिट सेल है तो उसमें रहेगा। अब आगे इसके 2 यूनिट सेल हो सकती है, मतलब 4 नीचे होगी, और ऐसे इसके ऊपर भी 4 यूनिट सेल हो सकती है। आप अपने रूम का कोई एक कॉर्नर इमेजिन करिए और देखिए वो कॉर्नर कितने और रूम का कॉर्नर हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कॉर्नर है इस जगह, तो ये इस रूम में तो रहेगा ही रहेगा, इसके बगल वाले रूम का भी कॉर्नर होगा। इस रूम में मान लीजिए कॉर्नर है तो ये कॉर्नर इस रूम में होगा और इसके बगल वाले में होगा। ये जो 2 नीचे हुए, 2 सामने भी इसके हो सकते हैं, उनका भी ये लास्ट कॉर्नर होगा। 4 नीचे हो गए, अगर इसके ऊपर 4 रूम और बना दिए जाए तो उनका भी ये म्यूचुअल कॉर्नर होगा, ठीक है। तो एक कॉर्नर पे 8 रूम बन सकते हैं। इस चीज को प्रैक्टिकली अगर समझ पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक एटम जो होगा कॉर्नर पे उसका 1/8 पोर्शन, क्योंकि एक एटम जा रहा है 8 यूनिट सेल में, तो एक एटम का केवल 1/8 पोर्शन ही यूनिट सेल में आएगा। कितना आएगा? नंबर ऑफ एटम अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एटम तो कितने हो जाएंगे बेटा? 1/8 आता है, और कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर, तो कितने एटम आएंगे? 1 एटम। केवल एक एटम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में, और वैसे तो 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं, लेकिन हर एटम का 1/8 पोर्शन ही यूनिट सेल में आता है। तो 1/8 × 8 कितना हो जाएगा? 1 एटम। सेकंड, सेंटर्ड। सेंटर्ड तो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स अलोंग विद सेंटर ऑफ द यूनिट। तो सेंटर पे भी होंगे और कॉर्नर पे भी होंगे। तो बेटा जो सेंटर पे आपके रूम के सेंटर पे जो एटम होगा पूरा का पूरा इंटायरली होल किसमें होगा? उस सिंगल यूनिट सेल में होगा। कॉर्नर पे हमेशा रहने वाले हैं 1/8 × 8, और प्लस एक एटम और वहां प्रेजेंट है बॉडी सेंटर। तो नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? बॉडी सेंटर में कितने यूनिट सेल होंगे? सॉरी, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 2 एटम्स। उसके बाद सेकंड फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड की बात करें, कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि कितने एटम होंगे, अच्छी बात है। तो अभी फेसेस पर भी एटम, तो बेटा जो फेस पर एटम होगा वो एक तो इस यूनिट सेल में आएगा और एक इसके ऊपर वाली यूनिट सेल में आएगा। सोचिए आपकी जो रूफ है, छत है, उसके सेंटर में एक एटम हो तो वो आपके रूम में होगा, और उसके ऊपर जो रूम है उसमें भी आधा रहेगा। तो फेस पर जो मान लीजिए वॉल है, वॉल के सेंटर पे एक एटम है, तो वो आधा इस यूनिट सेल में होगा, आधा उसके बगल वाली यूनिट सेल में होगा, ठीक है। तो फेस पे जो एटम आएगा उसका 1/2 पोर्शन एक यूनिट सेल में आता है। तो कितने हो जाएंगे? कॉर्नर पे तो रहेगा 1/8 × 8 प्लस 1/2 आता है फेस से। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6। वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 है। और ऐसे ही एंड सेंटर्ड के लिए भी आप सोच सकते हो। एंड सेंटर्ड के केस में क्या होगा? केवल एक पेयर ऑफ फेसेस पर होगा। कॉर्नर पे तो हमेशा रहेंगे, हर जगह लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि कॉर्नर पे एटम हमेशा रहेंगे, कॉर्नर से एटम को कभी नहीं हटाएंगे हम। तो कॉर्नर पे 1/8 आता है और कितने एटम होते हैं? 8 एटम।
प्लस 1/2 फेस से आता है और यहाँ पे केवल 2 फेसेस पर एटम मौजूद है, यानी कि यहाँ पर भी कितने होंगे 2 एटम होंगे। तो अभी क्या है बार-बार कैलकुलेट नहीं करना, याद रखना है कि प्रिमिटिव में एक एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड में 2 एटम होते हैं और फेस सेंटर्ड में सबसे ज्यादा सबसे क्लोज वैल्यू होती है 4 एटम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर ऑफ एटम्स, नहीं नंबर ऑफ एटम्स डिस्कस कर लिया हमने, थोड़ी और बात करेंगे। क्या बात होगी, टाइप ऑफ यूनिट से तो हमने बात किया। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविज, तो उन्होंने मैथमेटिशियन थे, केमिस्ट नहीं, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन थे और उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि देयर आर only 14 lattices are possible। केवल 14 टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है, क्योंकि अच्छा ऐसे आप सोचो, जैसे प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में या प्रिमिटिव क्यूबिक की आप बात कर रहे हो तो क्यूबिक में 4 हो सकते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। फिर हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल में भी 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव नहीं करना, ब्रेविज ने प्रूव कर दिया है कि कितने टाइप के यूनिट सेल हैं, आपको बस वो ध्यान रखना है। और अगर आप एकेडमी के लिए पढ़ रहे हैं तो एकेडमी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अभी तक पूछे नहीं है, हॉट टॉपिक माना जा सकता है। ठीक है, तो देयर आर ओनली 14 लैटिसेस आर पॉसिबल। वो लैटिसेस कौन है उसको थोड़ा सा हम ट्रिकी होके समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल होगी तो वो उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, 3 एजेस होती हैं और 3 बॉन्ड एजेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उसको याद रखने का तरीका क्या है, वैसे बोलते हैं CT और HM। तो C का मतलब क्या है, C का मतलब है बेटा क्यूबिक, T का मतलब है टेट्रागोन, O का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, सब समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। R का मतलब है रोम्बोहेड्रल, H का मतलब है हेक्सागोनल, M का मतलब है मोनोक्लिनिक, T का मतलब है ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। जैसे पूछा करते हो क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, सब आपको नहीं जानना, कुछ जो आपको आइडिया लग जाए वो मैं बताऊंगा। भाई स्क्वायर को टिल्ट कर दो तो रोम्बस बनता है, तो स्क्वायर से बनता है क्यूब, तो क्यूब को अगर टिल्ट कर दोगे, इसको थोड़ा सा क्या कर दो, पुश करके टिल्टेड फॉर्म में लिखो कुछ इस तरीके से, रोम्बस कैसे बनता है। ये टिल्टेड फॉर्म में जो रहेगा इसको हम बोलेंगे रोम्बोहेड्रल। ऐसे ही हेक्सागोनल भी आप जानते हो, हेक्सागोनल क्या है, इस तरीके की यूनिट से बहुत सारी हो सकती हैं, आपको सब नहीं जानना है। ठीक है, आप बस मुझे आपको एक आइडिया देना था, ओवरव्यू देना था कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। बुक में आपको सब फिगर मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। तो कोई भी यूनिट सेल हो, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल दी, तो क्यूबिक यूनिट सेल में हमने क्या बताया कि इसके 3 पैरामीटर्स होंगे, सॉरी 6 पैरामीटर्स होंगे। 3 तो हो जाएंगे इसकी एजेस A, B और C, और 3 हो जाएंगे उनके बॉन्ड एंगल अल्फा, बीटा और गामा। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो एजेस के बीच का रिलेशन क्या है, कोई जरूरी नहीं हमेशा एज बराबर ही हो। जैसे इसके केस में एज क्या है, बराबर, A = B = C। अब यहाँ पे सबके लिए ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड एंगल सबके लिए आएगा, किसी में बराबर होगा किसी में बराबर नहीं होगा। तो इसी सीक्वेंस में याद होगा, बुक में इसका सीक्वेंस अलग तरीके से लिखा होगा। आप ऐसे ध्यान रखिए,
सीट और HMT या CT और HMT। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा, याद रहेगा, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस बनता है। क्यूबिक में A = B = C होता है, इसमें A = B तो होता है बट डज नॉट इक्वल टू C होता है। यहाँ पे A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। फिर से मैं रिपीट कर देते हैं, A = B = C, A = B डज नॉट इक्वल टू C, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। और इसी चीज को एक बार और लिख देंगे, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू। यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, इस वजह से मैंने इस सीक्वेंस में लिखा कि स्टार्टिंग, बस आपको एक पैटर्न को ध्यान रखना है, पहले सब बराबर होंगे, फिर 2 होंगे, फिर कोई भी नहीं होगा, फिर पहले सब बराबर होंगे, फिर 2 होंगे, फिर कोई भी नहीं होगा, लास्ट में कोई भी नहीं होगा। बात आती है बॉन्ड एंगल की, तो स्टार्टिंग में तीनों में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे भी यही होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे भी वही होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टार्टिंग में तीन सेम है, उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल क्या होता है? CT और HMT, ठीक है, सही लिखा है। तो रोम्बोहेड्रल क्या होता है? रोम्बस यानी कि कोई भी बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री, भाई पहले सब 90 डिग्री थे और आपने उसको टिल्ट कर दिया, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पे नहीं रह जाएंगे। तो क्या बोलोगे? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। भाई सेम एक्सटेंट से जो सारे बॉन्ड एंगल जो एक्सपेंड और वो होंगे, ठीक है, तो आपस में तो बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। बोलो बात समझ में आती है? उसके बाद हेक्सागोनल, आपको याद आया हेक्सागन, हेक्सागन में एक एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। तो क्या बोलोगे? अल्फा एंड बीटा ये तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा जो होगा वो क्या होगा? 120 डिग्री। तो यहाँ तक एक बार आप पैटर्न ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या है। उसके बाद के जो दो हैं बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान रखिए आप, अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा ये 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और लास्ट वाले में ना तो अल्फा ना तो बीटा ना तो गामा इक्वल होंगे और ना ही ये 90 के इक्वल, कुछ भी होगा। तो ये दो याद रखने पड़ेंगे आपको। और बाकी में आपको एक पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। क्या होगा? पहले सब बराबर होंगे, फिर से एक बार ऑब्जर्व करा दो, सीट और HMT, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, इसमें से कंफ्यूजन आ सकती है, ध्यान रखिए। लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक है, O फॉर ऑर्थोरॉम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, N फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। कितने टाइप की यूनिट सेल हो सकती हैं? और इस सीक्वेंस में लिखने का फायदा ये है कि यहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाता है। बुक का पैटर्न, बुक का सीक्वेंस अलग होगा, वहाँ आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। NCERT अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न में इन चीजों को ध्यान रखना है। और कैसे ध्यान रखेंगे? पहले सब बराबर होंगे, फिर केवल 2 बराबर होंगे, फिर कोई नहीं होगा। फिर से यही चीज फॉलो कर देनी है, पहले सब बराबर होंगे, फिर केवल 2 होंगे, फिर कोई नहीं होंगे, लास्ट में इसी को रिपीट कर देना है। बॉन्ड एंगल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तक तो सब बराबर ही होंगे 90 डिग्री के। रोम्बोहेड्रल आप रोम्बस से याद रखेंगे कि सारे बॉन्ड एंगल जो होंगे भाई स्क्वायर में 90 डिग्री पे होते हैं, टिल्ट करोगे तो सारे बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाएंगे सेम एक्सटेंट से, तो वहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। फिर हेक्सागोनल, हेक्सागन दिमाग में आया 120 डिग्री, भाई हेक्सागन जब भी आता है तो आपको पता है कौन सा आता है, ये बॉन्ड एंगल 120 का होगा। तो क्या करोगे? दो तो 90 डिग्री रहेंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के बराबर रहेंगे हेक्सागोनल में, लेकिन एक वाला जो है वो 120 हो जाएगा। और लास्ट के जो दो हैं बेटा ये याद रखने पड़ेंगे, अल्फा गामा जो है वो 90 और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, एंड इन द लास्ट केस अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा व्हिच इज अगेन डज नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के साथ, ठीक है। पहले सॉलिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी कि सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं, रिजिडिटी होती है, हार्डनेस होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उसके बाद हमने देखा सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप पार्ट 1 देखिए अगर आपको इन चीजों को आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया था, मैंने बोला था कि इस चैप्टर में आगे हम लोग अमॉर्फस के साथ प्रोसीड नहीं करेंगे, क्रिस्टलाइन के साथ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो सॉलिड है हमारे ऑल अराउंड वो कैसे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने देखा
चार तरीके के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में ग्रेफाइट और डायमंड पढ़ा, ग्रेफाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो आपने पढ़ा था कि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ वेरी गुड लुब्रिकेंट। उसके बाद आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा क्रिस्टल लैटिस क्या है, जो मॉलिक्यूल है उनका जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। यूनिट सेल क्या है, उस पूरी क्रिस्टल लैटिस का वो मिनिमम पोर्शन, स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको आप 3 डायमेंशन में रिपीट कर दो, जैसे मैंने बताया रूम है तो रूम क्रिस्टल लैटिस है, और जो ब्रिक लगी हुई है उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो क्या है, उसकी यूनिट सेल। उसके बाद हमने देखा एक यूनिट सेल 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज होती है, 3 बॉन्ड एंगल होते हैं और 3 एजेस होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं, तो मेनली 2 टाइप की होती है, एक प्रिमिटिव और एक सेंटर। प्रिमिटिव में एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, और सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे हमेशा रहेंगे, कॉर्नर के साथ साथ कहीं और पे भी एटम आ जाएंगे। अब केवल बॉडी सेंटर पे है तो बॉडी सेंटर हो गया, फेसेस पर चले गए तो फेस सेंटर हो गया, केवल एक फेस को उसने सेलेक्ट किया, एक पेयर ऑफ फेस ऊपर नीचे राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, तो उसको हम एंड सेंटर बोलेंगे। उसके बाद हमने देखा कि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, और लास्ट हमने देखा कि फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवेज ने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि ओनली 14 टाइप ऑफ लैटिसेस पॉसिबल है, और उसको याद करने का तरीका ये है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड में से रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें भी जैसे क्यूबिक में 4 होते हैं, इसमें 1 होता है, इसमें 1 होता है, तो इस तरीके का होता है, टोटल मिला के कितना होता है 14, वो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड कैसे